नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल एक कोना कहानिका में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सुनने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की कहानी अलगयोजा। ये कहानी है रघु की और उसकी माँ पन्ना की, दो भाइयों की कहानी, उनके बीच के प्यार और उनके बीच के अलगाव की कहानी। तो चलिए मैं अपने स्वर में आपको इस कहानी का आनंद दिलाती हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल एक कोना कहानिका में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी मेरे द्वारा सुनी हुई पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रशंसा करिएगा। और अगर कहानी में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं सुनाने में तो उसकी क्षमा चाहती हूँ पहले से ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी अलगयोजा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में उसे जितना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वो अपने हाथ से कोई काम नहीं करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही झूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वो प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा ये हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं रहा, सारा गांव उसका दुश्मन था। सब कहते बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभाना होता। वो तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभा होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, पर निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय अपनी माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? ये मानी हुई बात थी, अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वो रघु की आश्रयत बनकर घर में नहीं रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वो सुंदर थी, अवस्था भी अभी कुछ ऐसी ज्यादा नहीं थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वो कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे। भला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। ये तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वो तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। ये बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंख नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता।
घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठ ऊख की गंडेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आज तो ये नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। ये देख, एक पर हम और खन्नू बैठेंगे और दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। ये कहकर वो एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई हैं, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खन्नू, मैं खींचूं। खन्नू गाड़ी में बैठ गया और केदार खींचने लगा। चरचर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से ये दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि ये वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खन्नू ने कहा, काकी, सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बछिया, कैसी भागी, सबकी दौड़ी, सबकी सब दौड़ी। केदार बोला, काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खन्नू बोला, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार बोला, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना बोली, रुपए किसके घर से आएंगे, ये भी सोचा है? रघु बोला, सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मोहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं चाहिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मोहर पहनने की सूझी है। भोला मैं तो गाय की चिंता ही में चल बसे। न रुपए आए और न गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने ये समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचेगो? मेरी हंसली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वो तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मोहर पहने या ना पहने। पन्ना बोली, चल, मैं बूढ़ी हुई,
अब हसूली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसी बूढ़ी हो गई? गांव में कौन है तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता है कि अभी जल्दी क्या है, उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वो अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से, जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो, बुला लो, मगर फिर ये ना कहना कि ये मेहरिया ही ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया है। ना कहूंगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाने की रस्म अदा हुई। वो इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेरुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। तो सुनते हैं इसका अगला भाग हमारे अगले पार्ट में। तो आज हमने यहाँ तक सुना कि मुलिया मैके से आ चुकी है। अब आगे देखते हैं मुलिया, रघु और पन्ना के जो घर है, उनकी जो ज़िंदगी है वो मुलिया के आने से कैसी होती है, और मुलिया के बारे में जैसा रघु ने सुना था, क्या वो सही है या गलत। तो इसके अगले पार्ट में, अगले भाग में मैं इसकी आगे की कहानी आपको सुनाऊंगी। और अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो एक कोना कहानी का में जुड़े रहिए। मेरे मन का एक कोना कहानी का। कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फीडबैक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे स्टोरी टेलिंग का तरीका कैसा लगता है। सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में। ये था आज का भाग 1, कल मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।